मेकाहारा का जो भी मरीज जाएगा वो बच के वापस नहीं आएगा और मृत्यु दर देखा जाए तो काफी ज्यादा रहती है। क्रिटिकल इवन सीपीआर देके भी प्राइवेट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भेजा जाता है कि वहाँ बड़े डॉक्टर रहते हैं बचा लेंगे। ये कि मेकाहारा का दवाई सही नहीं रहता है इसलिए पेशेंट का मृत्यु हो जाता है। प्राइवेट सुविधा दे रहा है और गवर्नमेंट में भीड़ बहुत ज्यादा है। बिना राजनीति के पकड़ के यहाँ पे कोई पेशेंट का एडमिशन नहीं हो पाता। सुविधाओं का अभाव, सरकारी उनको बेड नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। तो 1 रुपए लेकर इलाज करना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? तो हमारे छत्तीसगढ़िया में कहावत है कोई कटोरी में देंगे तो कटोरी में सब्जी भर के देंगे, ऐसा वाला। तो बोलता है पोस्टमार्टम करके निकालोगे ना कुछ चीज को तो उसको बेचोगे, क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा करके। छत्तीसगढ़िया डॉक्टर की कमी है। यहाँ डॉक्टर है। बच्चे का हेरा फेरी होता है कि बच्चा एक्सचेंज हो गया, इसका बच्चा उसके पास चले गया, इस टाइप। मेकाहारा में एक महिला के बच्चे को एक जने लड़की चोरी करके भाग रही। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद मुस्कान में। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर जिनकी कहानी सिर्फ प्रेरणादायक ही नहीं बल्कि मानवता की एक मिसाल है। डॉक्टर विनय वर्मा ये एक सरकारी डॉक्टर है और एक किसान परिवार से हैं और डॉक्टर विनय वर्मा CMO है, लेकिन जो बात इन्हें सबसे खास बनाती है वो है इनकी सेवा भावना। डॉक्टर वर्मा आज भी मरीजों का इलाज सिर्फ 1 रुपए में करते हैं। कोरोना जैसी महामारी में इन्होंने सैकड़ों मरीजों का इलाज निस्वार्थ भाव से किया। आज हम जानेंगे कि नेक सोच की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या चुनौतियां आई और डॉक्टर वर्मा क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी के डॉक्टरों के लिए। तो चलिए मिलते हैं आज उस इंसान से जो वाकई में सेवा ही धर्म है को अपना मूल मंत्र मानते हैं। तो सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप मेकाहारा पे पदस्थ हो अभी, तो आपकी पहली पोस्टिंग मेकाहारा पे हुआ कि कहीं और था? जी, वैसे मैं इंटर्नशिप करके तुरंत मेरा पोस्टिंग हुआ था मेकाहारा में। 2019 से मैं CMO के पद पे वहाँ पे कार्यरत हूँ मेकाहारा। जी जी। सर, वहाँ मेकाहारा को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ पे देखा जाए तो एक बहुत अफवाह जैसे फैला रहता है कि वहाँ जो भी मरीज जाएगा वो बच के वापस नहीं आएगा और मृत्यु दर देखा जाए तो काफी ज्यादा रहती है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, मेकाहारा प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के साथ साथ हमारे यहाँ एम्स से भी पेशेंट रिफर होके आते हैं। मतलब इतने क्रिटिकल पेशेंट रिफर होके आते हैं, चाहे प्राइवेट से हो, चाहे CSC PSC लेवल से हो, चाहे एम्स से हो। जी जी। अब वो वहाँ केस नहीं संभला तभी हमारे पास वो केस आया है। क्रिटिकल इवन CPR देके भी प्राइवेट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भेजा जाता है कि वहाँ बड़े डॉक्टर रहते हैं बचा लेंगे। अब ऐसे सिचुएशन में 90 और 10 वाले सिचुएशन में हमारे यहाँ आने के बाद 1-2 दिन मैनेज करने के बाद या फिर ब्रॉड डेड हो जाता है, जिसके कारण से मेकाहारा का मृत्यु दर बढ़ा हुआ है। मतलब हम दूसरे यहाँ का बोझ को ढो रहे हैं, ऐसा कहा जाए तो। मतलब जो क्रिटिकल कंडीशन के जो पेशेंट आते हैं वही नहीं बच पाते हैं, इस तरह की है। तो वहाँ पे दवाइयों को लेकर भी काफी अफवाह उड़ी रहती है कि मेकाहारा का दवाई सही नहीं रहता है इसलिए पेशेंट का मृत्यु हो जाता है। इस तरह की अफवाह भी हमको देखने को मिलती है। नहीं, देखिए, अगर किसी मरीज को बुखार है उदाहरण के तौर पे तो उसको पैरासीटामोल ही लगेगा, चाहे वो प्राइवेट में रहे चाहे सरकारी अस्पताल में रहे। जी। अब आती है दवाइयों की गुणवत्ता। तो दवाई तो सरकार सप्लाई कर रही है ना, तो उस दवाई को हम कैसे खराब है बोल सकते हैं? अगर सरकार उसको सप्लाई कर रही है, सरकार तो कई लेवल में जांच करके उसको भेजती है ना। अगर एक्सपायरी डेट हो रहा है तो उसको 1 महीने पहले हम जांच करके उसको अलग डिब्बे में रखें कि भाई ये एक्सपायरी डेट होने वाला है इसका, इसको अलग रखो। तो जो दवाइयां जिस बीमारी में चलना है वही दवाई ही प्राइवेट में भी सेम दवाई चलेगा, यहाँ भी सेम चलेगा। हाँ, 19-20 का फर्क हो सकता है। कारण ये है प्राइवेट सुविधा दे रहा है और गवर्नमेंट में भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण से थोड़ा 19-20 का तो फर्क रहता है गवर्नमेंट और प्राइवेट में। जी। तो यहाँ भीड़ ज्यादा रहती है आप बोले हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा भी रहता है कि पेशेंट अगर जा रहे हैं तो बिना पकड़ के, बिना राजनीति के पकड़ के यहाँ पे कोई पेशेंट का एडमिशन नहीं हो पाता। ये भी एक बात फैली हुई है, तो इस पर कितनी सच्चाई है? ये कहीं ना कहीं तो पुराने
समय से चला आ रहा है कि हाँ राजनीतिक पकड़ वाले लोग का होता है करके, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपका राजनीतिक पावर रहे तब आप भर्ती होंगे। आप 24/7 इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाइए, मुझसे मिलिए, सीएमओ से, चाहे आप किसी भी स्टाफ से मिलिए, इवन गार्ड से भी मिलोगे, आप बताओगे कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा ऐसा कराना है, वो पूरा लाइन अप कर देगा। हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिए हैं कि आप वहां पे जाओगे नहीं भटकोगे। वही मैं बोल रहा हूँ, 19-20 का जो फर्क है वो रहेगा ही, गवर्नमेंट और प्राइवेट में वो रहेगा ही। कारण यही है सुविधाओं का अभाव सरकारी में, नो डाउट, और भीड़ ज्यादा है क्योंकि हम प्रदेश लेवल पे सभी मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल वो डिनाई कर सकते हैं कि हम आपको भर्ती नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बेड नहीं। हमारे पास बेड ना होने के बावजूद भी हम ऐसे मैनेज करके रखते हैं कि हम सभी का उपचार कर रहे हैं। जी जी। तो वही अब बात करते हैं कोरोना महामारी को लेकर। कोविड में किस प्रकार के सिचुएशन से आप गुजरे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कोरोना तो निश्चित तौर पे सभी के लिए भयावह था। बहुत सारे लोगों ने अपने मतलब माँ बाप भाई किसी किसी कितने को खोए हैं। कोरोना का फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, सेकेंड सबसे ज्यादा भयावह था। उसी समय ही मरीजों में एक भय उत्पन्न हुआ कि हमको बेड नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। और ये सही बात है कि 25% लोग डर के कारण से लोगों का मृत्यु हुआ डर के कारण से। तो उस समय एक मैं वो चालू किया सभी को, जब मैं देखा कि सबको भर्ती होना है तो यार यहाँ तो मरीज के लिए बेड ही नहीं है। फिर मैं क्या किया, उस समय ऑफिशियली प्रदेश का मतलब पहला जो डॉक्टर था जो ऑफिशियली अपना नंबर डाल के 1 रुपया क्लिनिक चालू किया मैं, जिसमें 1 रुपए के तहत सभी को होम आइसोलेट किया। उस समय करीब करीब 287 या 290 करीब करीब मरीजों को मैंने होम आइसोलेट किया था विद गवर्नमेंट के परमिशन से। आते थे मामला, हाँ आप होम आइसोलेट हो जाइए और दवाइयाँ आपको मैं बाई फोन के माध्यम से या फिर घर के बाहर से जाके दे देता था। तो कोरोना के समय में हमको एक चीज और पता चला कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे हैं। जिनका इम्यून सिस्टम वीक था वो लोग को बार बार कोरोना हुआ, तीनों वेव में कोरोना हुआ, बिल्कुल है ना। और जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा था उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो उससे कोरोना से हम एक चीज और भी सीख सकते हैं कि हमारा खान पान, हमारा हेल्थ हमको कैसे रखना है। कोरोना आया तो था लेकिन बहुत सारा चीज हमको सिखा के चला गया। ठीक ठीक। तो उसपे आप 1 रुपए लेकर आप इलाज करते थे, अभी भी आप 1 रुपए लेकर आप मरीजों का मदद करते हैं। हाँ निश्चित ही, जिस प्रकार से जैसे ऑन कॉल मेरे को मरीज फोन कर रहे हैं, करीब करीब 50 से 60 मरीज का फोन आएगा। जनरल केसेस रहेंगे तब, हाँ क्रिटिकल है तो मैं उसको बुला लूंगा अपने पास कि हाँ आप आ जाओ। कोई अगर बोल रहा है कि सर मेरे को हल्का फुल्का कमर दर्द हो गया, सर्दी खांसी बुखार हो गया, तो मैं सिम्टम्स उनसे पूछ लेता हूँ कि भैया वायरल है या बैक्टीरियल है। अकॉर्डिंग टू उसके सिम्टम्स मैं उसको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता हूँ बुला के। अगर किसी को दवा चेकअप कराना है तो उसको मैं मेकाहारा में, जिस दिन मेरा ड्यूटी रहता है उस दिन मैं बुला लेता हूँ। तो मेकाहारा में क्या है, सभी चीजें फ्री हो जाती है, तो मरीज को भी कहीं ना कहीं से लाभ हो जाता है ना। और मेरे को भी संतुष्टि मिल जाता है कि हाँ भैया मैं इस मरीज को आया था तो फ्री में उसका इलाज हो गया, ऐसे में। तो आपका ये जो 1 रुपए लेकर इलाज करना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा तो एक मरीज से ही मिला था मेरे को। वैसे मैं निःशुल्क कर रहा था कोरोना के समय में, निःशुल्क लिखा था। तो अब उसी समय मरीजों से पहचान बना मेरा, बहुत सारे लोगों से बोलते कि सर आप सब हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, पैसा लेते ही नहीं आप, अच्छा ही लगता हम लोग को। तो हमारे छत्तीसगढ़िया में कहावत है, कुछ देंगे तो कुछ वापस करके कटोरी में देंगे तो कटोरी में सब्जी भर के देंगे, ऐसा वाला कहावत है हमारे में। कहावत क्या सभी घर में चलता है। तो वो मेरे को बोले कि सर आप नॉमिनल फीस ना 10 रुपया या फिर 1 रुपया रख लो। मैं बोला 10 रुपया तो नहीं रखूंगा, मैं 1 रुपया रख लेता हूँ, ताकि मरीज और बाहर के लोगों को भी ये ना लगे कि अरे यार ये तो 10-10 रुपया करके 100 रुपये 100 जने को देख रहा है तो उससे पैसा कमा ले रहा है, ऐसा। बोला 1 ही रुपया दो। और वो 1 रुपया फीस है, नॉमिनल है, आदमी आता है देता है, नहीं रहता है वो भी नहीं देता है। जी जी। तो वैसे वैसे करके चलता गया और अभी भी चल ही रहा है। तो इससे मेरे को लगता है कि काफी प्रदेश के डॉक्टरों को ये अच्छी सीख मिलेगी, क्योंकि अभी ऐसे देखने को और सुनने को बहुत मिलता है कि डॉक्टर बहुत लूट रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाओ तो बहुत हाई फाई बिल बनाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उन लोगों को सीख जरूर मिलेगी। अब इसमें जैसे बोला जाता है कि डॉक्टर्स लूटते हैं करके, तो भले मैं सरकारी में हूँ लेकिन इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। कारण ये है
अगर कोई हॉस्पिटल आपको 5 स्टार की सुविधाएं दे रहा है तो आपको 5 स्टार का आपको पैसा देना पड़ेगा। जी। आप अकॉर्डिंग टू आपके बजट आप अपने पास डॉक्टर चूज करिए और अकॉर्डिंग टू आपके पारिवारिक बैकग्राउंड जो आपको समझता है उस डॉक्टर को चूज करें। आप यहाँ से उठ के जाओगे सीधा हैदराबाद जाओगे, बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, किसी भी हॉस्पिटल का नाम है तो बेकार है, लेकिन वहां पे जाओगे तो वो अकॉर्डिंग टू वैसा पैसा लेगा ना वो। आपको बेड लग्जरियस चाहिए, रूम में एसी चाहिए, है ना, दिन में 4 बार झाड़ू पोछा वाला चाहिए, तो वो पैसा तो लेगा। और आप मेरे पास आएंगे तो भैया मैं पंखा में रखूंगा, एसी भी दूंगा, मेरा खर्चा कम है तो मैं कम पैसा लूंगा, ये है इसमें। जी जी। वहीं सरकारी अस्पताल की अगर हम बात करें तो डॉक्टर की कमी, नर्स की कमी अधिकतर देखने को मिलती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, डॉक्टर्स की कमी प्रोडक्शन लेवल में अब नहीं है। प्रोडक्शन लेवल मतलब डॉक्टर बहुत बन रहे हैं। आप देखोगे कितना सारा मेडिकल कॉलेज हो गया, अभी एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने करीब करीब 24 से 25 और मेडिकल कॉलेज अप्रूव किए हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में। और बात करें हर साल एमबीबीएस डॉक्टर बनने की, तो हमारे छत्तीसगढ़ में करीब करीब 2 से 3 हजार हर साल डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, है ना। और आज की डेट में देखा जाए तो प्रोडक्शन लेवल में कमी है ही नहीं, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, चाहे गवर्नमेंट लेवल में फेलियर हो चाहे कहीं के भी फेलियर हो, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज के डेट में भी अगर आप एक एमबीबीएस डॉक्टर अगर हर गांव में पोस्टिंग करेंगे ना, तब भी हमारे पास और एमबीबीएस डॉक्टर बच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट लेवल में फेलियर है ये, बस एक अफवाह उड़ा है कि डॉक्टर की कमी है। हाँ, इसमें ये है कि डॉक्टर्स क्यों नहीं जा रहे हैं गांव में, कारण ये है कि देखो, मैं गांव में पला बढ़ा आदमी हूँ, मैं गांव में रहा हूँ, स्कूली शिक्षा मेरा गांव में हुआ है, पढ़ लिया एमबीबीएस, अब मेरे को कहीं गांव में जाने बोलेंगे तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊंगा, चले जाओगे, बस थोड़ा सा मेरे को सुविधा हल्का फुल्का मिलना चाहिए। अब मेरे से बड़े बड़े घर के लोग के बच्चे लोग डॉक्टर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उसके बच्चे लोग हैं, तो वो यहाँ पे एसी वाले कमरे में रहे हैं, तो वहां जाके तो क्वार्टर आप देखोगे इतना मतलब अजीब स्थिति में है, वैसे जगह में तो नहीं रहेंगे डॉक्टर लोग। मतलब एक सिंपल रहना चाहिए, साफ सुथरा जगह रहना चाहिए, वो एक कारण है डॉक्टरों का ना जाने का। दूसरा चीज है, आप उसके पढ़ाई लिखाई के हिसाब से आप उसको पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जितना वो डॉक्टर पढ़ा है उस लेवल में उसको पेमेंट ही नहीं मिल रहा, तो क्यों हो जाएगा वो। बिल्कुल। तो इस पर मेडिकल स्टाफ की जो कमियां दिखाई देती है उसको किस प्रकार का दूर किया जा सकता है? देखिए, मेडिकल स्टाफ की जो कमी है, चाहे डॉक्टर्स की कमी हो, चाहे नर्स की कमी हो, चाहे वार्ड बॉय की कमी हो, चाहे स्ट्रेचर बॉय की कमी हो, सोशल वर्कर की कमी हो, इसको आप मास लेवल में रिक्रूटमेंट करो। जितने पढ़े हैं, जैसे कि एक आंधी की तरह पूरा मेडिकल स्टाफ आप भर दो, उसके बाद बोलो कि स्वास्थ्य सुविधाओं में कैसे कमी आ रही है, उस चीज को आप भापो। स्वास्थ्य सुविधाओं में सबसे पहला चीज तो होता है स्टाफ। आपने वेंटिलेटर रख दिया लेकिन उसको चलाने वाले नहीं है, आपने इंजेक्शन रख दिया लेकिन वो इंजेक्शन लगाने वाली नर्स नहीं है ना, आपने किसी मरीज कोई आ रहा है उसको धोने के लिए वार्ड बॉय, स्ट्रेचर बॉय नहीं है, तो ये सब चीज आप जब करेंगे, मास लेवल में रिक्रूटमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य व्यवस्था तो सुधर ही जाएगा। जी जी। तो अभी ये मेकाहारा पे भी बहुत देखने को मिलता है कि वहाँ भी नर्स की कमी है या समय पे डॉक्टर नहीं पहुँच पा रहे हैं, इस तरह की परेशानियां भी थोड़ा देखने को मिलता है। देखिए, मेकाहारा की बात नहीं है, प्रदेश में हर जगह डॉक्टर की कमी है, सिर्फ रिक्रूटमेंट लेवल में, प्रोडक्शन लेवल में नहीं। डॉक्टर भरे पड़े हैं, बहुत सारे हैं, उनको रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा है। हर जगह, हर स्वास्थ्य इसमें, चाहे मेकाहारा हो, सीएससी, पीएससी हो, हर जगह डॉक्टर की कमी है। अब मैं आपकी ज्वाइनिंग के टाइम की बात करती हूँ, तो उस टाइम पे ऐसे कुछ केस हुआ था कि आपको जिंदगी भर याद रहे इस टाइप का, जो आपको फेस करना पड़े? वैसे तो मैं ज्यादातर क्रिटिकल चीज में ही ध्यान देता हूँ, एक्सीडेंटल चीज जो ध्यान में मेरा रहता है। एक मरीज का था मेरे दिमाग में था, वो मरीज हल्का सा बस बाइक से एक्सीडेंट हुआ था उसका, उसको स्टेशन में लाया गया था, और ऐसे स्टेशन में बैठ के वो उसको चेक किया, मैं क्या लग रहा था, बोला कमर में मेरा दर्द हो रहा है, बोला कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मल था वो। उसको मैं जैसे भेजा अंदर में, मैं बोला इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जांच करके, विदिन 2 मिनट उसका डेथ हो गया। मतलब जो बातचीत कर पा रहा था वो, उसको भापने के बाद, तो वो चेहरा मेरे को ना हमेशा याद आता। मतलब
हर 2-3 दिन में एक बार मेरे दिमाग में आ ही जाता है। अब हमारे डॉक्टर्स में ये रहता है ना कि अगर कोई बीमारी रिएक्शन कर गया, 4 दवाइयाँ दिए हैं, तो कौन सी दवाइयाँ हैं जो उसको रिएक्शन कर गया होगा, ऐसे दिमाग में खटकते रहता है। हाँ। उसको हम दवाई ही नहीं दे पाए थे। मतलब वो हम जैसे बात कर रहे हैं वैसे बैठा था, वो सिर्फ इतना सा खरोच था उसकी पीठ में और गया, वो खत्म हो गया अचानक से, मतलब लेटे लेटे ही। मतलब वो कोशिश तो बहुत सारे किए लेकिन वो नहीं बच पाया वो। तो वो आदमी का मेरे दिमाग में घूमते रहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इसी चीज में मैं एक्सीडेंट में जाऊंगा। वो एक्सीडेंट होके आया था वो, तो घर वाले बाद में बताए कि उसके सर के बाहर भी ये नीचे गिरा था, तो सर में चोट था, इसके कारण से उसको धीरे धीरे करके पाया। तो वो मेरे को हमेशा दिमाग में घूमते रहता है कि क्या हुआ ऐसे करके। और बाकी तो हंसी मजाक वाली चीजें तो बहुत सारा रहता है डॉक्टरी लाइन में। जो सीरियस है, हम क्रिटिकल डिपार्टमेंट में तो क्रिटिकल ज्यादा। तो हंसी मजाक में ऐसे कुछ केस हुआ होगा जो हमेशा याद आता होगा? हंसी मजाक में कोरोना के समय में भी हुआ है। हाँ। कोई मरीज का हुआ, एक मरीज का हुआ, उत्तर प्रदेश के तरफ के थे वो लोग। वो लोग यहीं रहते थे। हाँ। तो उसके फूफा जी थे या कोई थे जो एक्सपायर हो गए थे। हाँ। तो देखो हम इमरजेंसी ड्यूटी बैठे हैं, तो वो एक्सपायर हुआ। मैं डिक्लेयर किया कि भैया आपके जो फूफा जी हैं शायद खत्म हो गए हैं, ऐसा ऐसा बात है, और ये एक्सीडेंट से खत्म हुए हैं, है ना। तो आप इसमें पीएम पोस्टमार्टम करवा लीजिए। अगर LIC होगा या फिर कुछ इंश्योरेंस होगा तो आपके परिवार को लाभ मिलेगा। ये चीज तो बताना ही पड़ेगा हम डॉक्टर लोग को, है ना। तो वो लोग बहुत टाइम तक सोचे। उसके बाद आगे मेरे बगल में बोलते हैं कि कान ऐसे बगल में आके बोला, सर हम लोग को कितना मिलेगा बोलते हैं। तो मतलब किस चीज का करके? तो बोलता है पोस्टमार्टम करके निकालोगे ना कुछ चीज को, तो उसको बेचोगे क्या बोलते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा करके नहीं सर, आप इतना जिद करके पोस्टमार्टम करा रहे, मतलब कुछ तो निकालोगे शरीर में, ऐसे बोलता है। बोला नहीं निकालूंगा भाई, मैं तुम्ही लोग के लिए उसके लिए बोल रहा हूँ, परिवार के सपोर्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं करवाना है चले जाओ भैया, मेरे को जरूरत नहीं है, ऐसे करके। तो वो था मेरे से, मतलब उसका रिलेटिव ही था। वो मेरे से पैसा मांग रहा था कि आप उसका चीज निकालोगे तो मेरे को पैसा दे दो, ऐसे करके। तो भैया मरे आदमी का थोड़ी उसका करेंगे। नहीं, ये भी देखने को मिलता है कि सरकारी अस्पताल में हम पोस्टमार्टम कराए हैं तो उनका किडनी निकाल लिए, तो आंख निकाल लिए, तो और कुछ पार्ट्स को निकाल दिए, बेच दिए। इस तरह की अफवाह भी फैली रहती है। फैला रहता है लेकिन वैसे यूज नहीं होता है। कोई अगर देह दान किया उसका अलग प्रोटोकॉल है भैया। कोई देह दान करता है, कोई आंख का दान करता है, तो उसके हम घर जाते हैं, है ना, उसको निकाल के आते हैं, एक टेम्परेचर होता है उसमें निकाल के आएंगे। अब कल से डेथ हुआ है और दूसरे दिन पोस्टमार्टम हो रहा है, उसका क्या चीज यूज होगा? यूज ही नहीं होगा भैया। तो धीरे धीरे सड़ना चालू हो गया ना, एक लेवल के बाद सड़ना चालू हो जाता है जी। तो ऐसा कहीं नहीं निकाल सकते। हाँ ये है कि पोस्टमार्टम करते ना तो थोड़ा शरीर का अंग इधर उधर हो जाता है। अगर यहाँ पे फाड़ रहे हैं तो जीभ इधर डाइवर्ट हो जाएगा, आंख थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, तो लोगों को लगता है कि ये निकाल लिया आपको, या फिर पेट कम दिख रहा है तो पेट से निकाल लिया गया है। कुछ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं निकालता, उसे कोई यूज ही नहीं है। हाँ, पोस्टमार्टम की आप बात बता रहे हैं, तो पोस्टमार्टम को लेकर एक प्रश्न था कि मेकाहारा पे जनरली देखा जाए तो पोस्टमार्टम के लिए बहुत टाइम लगता है और उनका रिपोर्ट आने में भी काफी समय लग जाता है। हाँ। तो ऐसा क्यों? पोस्टमार्टम होने में टाइम इसलिए लगता है कि वो मेडिको लीगल केस बन जाता है। उसको हम मर्ग बना के पुलिस थाना में भेजेंगे, पुलिस लोग आएंगे, उसका पंचनामा करेंगे, घर के 5 सदस्यों से साइन करवाएंगे, ऐसे तैसे करते। अच्छा, रोज हमारे पास 8 से 10 बॉडी रोज रहता है। तो कोई किसी का सुसाइड हुआ रहेगा। कई बार तो ऐसा रहता है कि आप देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि तो नेचुरल डेथ है, लेकिन जब जांच पड़ताल चलता है तो पता चलता है कि ये किसी ने मारा है, सुसाइड किया हुआ है। तो उसको जांच परखने में थोड़ा सा समय लगता है ना। वाले लोग आएंगे, है ना, पुलिस वाले आएंगे, उसके बाद पंचनामा करेंगे, परिवार वाले से 5 लोग से दस्तखत करेंगे, पूछेंगे कि अगर कोई फांसी लेके किया था तो किसी ने उतारा था क्या, कि कटा था, कि जमीन लटका हुआ था, जमीन टच हुआ था क्या, ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं वहां पे। तो एक बॉडी को अगर 1 घंटा भी लगेगा पंचनामा और पोस्टमार्टम करने में, तो 10 बॉडी है, 10 घंटा लगता है। और दिन डूबने के पहले हमको करना है, क्योंकि हमको नेचुरल लाइट चाहिए पोस्टमार्टम के लिए। अब सुबह आप चालू कर रहे हैं ड्यूटी समय से 10 बजे से, अब 10 बजे से 10 घंटा आप ले लीजिए। मैं तो 1 घंटा बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ,
है ना, 10 से 10 करेंगे तो 12 हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। तो हमको तो 5 बजे तक करना है ना, डे इसमें करना है, सन लाइट में करना है ताकि प्रॉब्लम मत होगा। तो इसके कारण से पोस्टमार्टम में थोड़ा बहुत डिले होता है, और वो परिवार के पक्ष में ही है करके है, ऐसे कोई डॉक्टर मनसावश नहीं करता कि हाँ इसको डिले कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी कंझाए रहते हैं दिन भर, है ना, देखेंगे परिवार के हालात को देखेंगे, कई बार पोस्टमार्टम करते हैं तो ऐसा हो जाता है परिवार वाले लोग चिल्लाना चालू कर देते हैं कि इसको ऐसा सिलाई नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, ऐसे करके। तो वो सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग पोस्टमार्टम को करवाते हैं। और दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हर चीज सोच समझ के किया जाता है। टुकड़ा लिया जाता है शरीर का, किसी का फेफड़े का टुकड़ा लिया गया है, किसी का ब्रेन का टुकड़ा लिया गया है, कोई अल्कोहल पी के मरा है तो उसके ब्रेन से हम वो लेंगे, इधर उधर से, मतलब बॉडी पार्ट रहता है, उसका प्रॉपर जांच होता है, उसके बाद रिपोर्ट आएगा एफएसएल तरफ से, उसके बाद वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनता है जिसको हम पुलिस के हाथ में सौंपते हैं, डायरेक्ट परिवार के हाथ में सौंपा जाता है। तो इसके कारण से पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिले होता है, भले लेट हो लेकिन एक्यूरेट आए और अच्छा आए, कल की डेट में मरीज के परिवार वाले को भटकना ना पड़े, ये सोच हमारी होती है डॉक्टर। अब वही छत्तीसगढ़ पे डॉक्टरों की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़िया डॉक्टर की कमी है, और ये डॉक्टरों का जो है उनका व्यवहार वो थोड़ा पेशेंट के लिए दुर्व्यवहार जैसा प्रतीत होता है। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो, किसी के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको चिल्ला दूंगा, कहीं कुछ हो जाएगा, तो बहुत सारे कारण से छत्तीसगढ़िया डॉक्टर है, बस यही है कि छत्तीसगढ़ी बोलने वाला होना चाहिए। छत्तीसगढ़िया डॉक्टर है ऐसे नहीं है, क्योंकि आप मरीज को उसके भाषा में जब आप पूछोगे ना तो वो हर चीज बताएगा आपको। जैसे कि हम भी, मतलब जब डॉक्टर नहीं बने थे तब जाते थे घर वाले को लेके, तो डॉक्टर करके ऐसे पूछता था, बोला यार कैसा डॉक्टर है, कुछ भी तो नहीं ढंग से बात नहीं किया, क्या मजा है, क्या इससे इलाज कराएंगे। तो वो दवाई खाते खाते में मन में रहता था तो कुछ देखा नहीं है तो हमको इलाज कर, मतलब मैं ठीक कैसे होगा, तो एक मन में बैठ जाता था। तो वो चीज को मैं प्रॉपर फॉलो करता हूँ, हर मरीज को 10 मिनट दो, उसका खान पान पूछ लो, पारिवारिक बैकग्राउंड पूछ लो, और कुछ हंसी मजाक वाला बात करो जिससे उसका स्ट्रेस रिलीफ हो जाए। कोई कैंसर में आया है मरीज, उसको बोल दो भैया कुछ भी नहीं होने वाला यार, सब ठीक होगा। कैंसर में आदमी, इतने सारे लोग मर क्यों रहे हैं, डरना चालू हो गया, मोबाइल देखते हैं कि भैया मेरे को ये कैंसर हो गया है तो मैं कैसे बचूंगा, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। उसको आप मोटिवेट नहीं करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। स्नेक बाइट में भी वैसी ही है, मरीज को जैसे कोई छत्तीसगढ़ के गाँव एकदम, तो आजकल स्नेक बाइट बहुत है, सांप काटने से मृत्यु जो हो रहा है, तो उसके परिवार वाले को, जिसको किसी को काटा है उसको बोलो अरे तोला तो नाम सांप काट दे तो नहीं बाँचे, तो तुरंत मर जाएगा आधे घंटे। मैं बोलूंगा अरे कुछ भी नहीं होता भाई, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, चल लेट में दवाई वाई चालू करवाता तो ठीक होके ही जाएगा। तो छत्तीसगढ़िया हो तो छत्तीसगढ़िया, अगर कोई मरीज आया है तो आप छत्तीसगढ़ी में ही बात करो। लैंग्वेज का एक प्रभाव पड़ता है, जैसे आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो अच्छा तो कौन गाँव के अच्छा ऐसे करते, छत्तीसगढ़ से दे गाँव का फिर लगाव चालू हो जाते हैं। विदेश जाओगे, अच्छा कौन से देश से हो, तो इंडिया से, हरियाणा तो अपने इंडियन भाई है, तो ये लगाव तो हमेशा रहेगा ना, क्षेत्रीयतावाद तो हर जगह होना ही चाहिए। क्योंकि गांव एरिया वाले जो पेशेंट आते हैं उनके साथ ये थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होता है हम लोगों को, कि हम डॉक्टर को कैसे बताएं, जैसे पेट का मड़ोड़ना है, ये है, तो वो डॉक्टर समझ ही नहीं पाता कि ये छत्तीसगढ़ी में बोल रहे तो किस तरह से बोल रहा है। तो ये चीजें उन लोग के लिए काफी परेशानियां हो जाती है। उसके बाद अब बात करते हैं डिलीवरी को लेकर, क्योंकि मेकाहारा पे सबसे ज्यादा केस अगर आई है तो डिलीवरी की केस आई है, तो वो सफलता एक बहुत अच्छी रहती है कि मेकाहारा पे बहुत अच्छे तरीके से डिलीवरी हुई, बच्चा भी स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है। तो इस प्रकार का भी देखने को वहाँ एक अच्छा संदेश मिलता है। तो इस पर क्या कहेंगे? हमारे यहाँ स्त्री रोग और ये बच्चे वाला जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा है। कारण ये है वहाँ पे सभी पीजी अच्छे से काम करते हैं, जो पीजी डॉक्टर हैं, चाहे हमारे कंसल्टेंट्स हैं, जो भी डॉक्टर हैं, सभी अच्छे से तरीके से काम करते हैं। और महिला विभाग है तो महिला को तो अच्छा सुविधा मिलना ही है ना। और डिलीवरी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें एक महिला जब दूसरी महिला के दर्द को नहीं समझेगी तो महिला नहीं, तो वो तो डिपार्टमेंट ही महिला वाला है, इसके कारण से अच्छा है। दूसरा चीज, उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है वो पीडिया डिपार्टमेंट होता है, शिशु रोग में आता है। अब बच्चे के प्रति किसको लगाव नहीं होगा, सभी को है ना।
तो जो भी डॉक्टर रहेगा वो बच्चा कैसा भी रहेगा, अपने दुश्मन का भी बच्चा रहेगा उसको बोलेगा अरे यार नहीं यार बच्चा ठीक हो जाए भाई। हाँ। तो ये कारण है हमारे यहाँ। और सुविधाएं तो अच्छी हैं, डिलीवरी डेथ रेट भी हमारे यहाँ कम है मेकाहारा में। कारण यही है कि हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं मन लगा के काम कर रहे हैं दोनों डिपार्टमेंट में। यही तो डिलीवरी तो काफी अच्छी वहाँ होती है और हाँ। बहुत डिलीवरी का दर भी है वो काफी बहुत ज्यादा वहाँ पे क्राउड रहता है। हाँ तो इस पर एक अफवाह बोला जाए कि बच्चे का हेरा फेरी होता है कि बच्चा एक्सचेंज हो गया, इसका बच्चा उसके पास चले गया, इस टाइप का सेम टाइम पे अगर डिलीवरी हुआ है तो इस तरह का बात भी सुनने को देखो, बहुत पहले से मिलता है। बाकी जगह का तो मेरे को नहीं पता, हाँ। लेकिन मेकाहारा में हमारे यहाँ क्या सुविधा है, अगर कोई महिला गई है डिलीवरी होने वाले है तो उसका परिवार का एक जन वहाँ पे रहता है। और एक महिला का अगर डिलीवरी हो रहा है तो एक आयाबाई रहती है उसको मोटिवेट करने के लिए, चाहे कुछ करने के लिए 2 डॉक्टर्स रहेंगे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो लोग डिलीवरी करेंगे। जैसे डिलीवरी होगा बच्चे का नाल वाल निकालेंगे, तुरंत अपन वेट मशीन में करते हैं, टाइम देखते हैं, ये सब चीज होता है। बच्चे का वो लेंगे, प्रिंट लेंगे इंक से, टाइम भी तो देखना जरूरी है ना। हाँ। क्योंकि आप किस समय में पैदा हुए हैं, तो आज एस्ट्रोलॉजी जानते हो क्या क्या हो रहा है। मैं 7 बजे सुबह पैदा हुआ है, उसको AM को PM लिख दूंगा तो उसका पूरा भविष्यवाणी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो एकदम प्रॉपर वे में चलता है। और जिसके यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है ना, वो खुद देखते रहते हैं कि भैया कुछ दर्द ना हो। हाँ। या फिर उसको मोटिवेट करने के लिए आजकल तो डिलीवरी होता है तो हस्बैंड नंबर में चला जाता है। हाँ। तो फिर कैसे बच्चे एक्सचेंज होंगे। हाँ। पहले हो रहा होगा, मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा मैं आज तक नहीं देखा हूँ। हाँ, एक बार जरूर था, एक मेकाहारा में एक महिला के बच्चे को एक जने लड़की चोरी करके भाग रही थी। अच्छा। लेकिन वो बाहर में सोए हुए थे। हाँ। तो वो रेलवे स्टेशन में वो लोग पकड़ा गया, मेरे ही ड्यूटी में था वो सिचुएशन। उससे क्या है, घर वाले से लोग वो बात की, वो चोरी की मंशा से ही आई थी। 3-4 दिन का बच्चा था, तो घर में बाहर में रुकते हैं क्योंकि मदर का ट्रीटमेंट चलते रहता है। तो बहाने से उस बच्चे को रखी और जैसे नजर हटी, दुर्घटना घटी वाले वो बच्चे को लेके भाग गई। तो मेरे ही ड्यूटी हुआ था, तो पुलिस वाले के जरिए से उसको तुरंत पकड़ लिया गया था, रेलवे स्टेशन में बच्चे को लेके थी। तो वो अंदर से नहीं हुआ था वो। हाँ। मतलब डिलीवरी रूम से एक्सचेंज ऐसा नहीं हुआ था, बाहर की चोरी। तो वो बच्चा लड़का था कि लड़की? बच्चा लड़का था। अच्छा, तो वो जो चोर थे जो चोरी करके भाग रही थी, तो उनके परिवार से कोई थे कि अनजान? वो बाहर के रहने वाले थे, शायद उत्तर प्रदेश तरफ के रहने वाले थे वो लोग। अच्छा। और वो लोग ऐसे निगरानी कर रहे थे कि कौन कमजोर टाइप का है जिसका दिमाग इधर उधर हटे तो मैं उसका बच्चा चोरी कर लूं करके। तो ये भी है ना, जैसे हम डिलीवरी कराने जाते हैं, महिलाओं का तो एक नेचर है कि थोड़े से में कुछ कुछ बताना चालू कर देते हैं। हाँ। तो वो अपने बच्चे को, मतलब जो उसकी दादी रही होगी, जो बच्चे की दादी रही होगी, वो उसको गोद में उठाई थी, वो अपने बच्चे को दूसरे के हाथ में सौंप दी, जब मैं पानी लेके आ रही हूँ। तो ये भी तो हमारी नादानी है ना कि हम एकदम से तुरंत घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में तो नहीं घुल मिलना चाहिए, आप जानते ही नहीं हो। नहीं जानते। लेकिन महिलाओं में तो आदत है छत्तीसगढ़िया लोग का, तुरंत 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 पूछना चालू कर देते हैं। हाँ। आपके जो पिताजी हैं वो एक किसान है। हाँ। तो जनरली देखा जाए तो किसान का बेटा किसानी करता है, नेता का बेटा नेता बनता है, इस टाइप का रहता है। तो आपको कैसे लगा कि नहीं मुझे डॉक्टरी करना है, डॉक्टर बनना है और निस्वार्थ भाव से सेवा करना है? डॉक्टरी करना है तो मन में नहीं था पहले से। हाँ। अब किसान के साथ साथ हम लोग बिजनेस परिवार से भी बिलोंग करते हैं, है ना? अच्छा। तो जब 10वीं के बाद लेना होता है सब्जेक्ट, हाँ, बायो या तो फिर मैथ्स करते, तो पापा का मन था कि भाई तो उस समय इंजीनियर लोग का जमाना था, क्या कर रहे हैं इंजीनियरिंग करना ऐसा वाला। तो मैं बायो लूंगा करके सोचता था, क्योंकि मेरे को जीव जंतु में बहुत ज्यादा लगाव था, मैं बहुत पढ़ते रहता था बायोलॉजी। हाँ। तो पापा ना जिद कर रहे थे कि भाई मैथ्स से ले करके, मैं बोला लूंगा ही नहीं मैं मैथ्स। उनके के लिए मैं एक दिन लिया, मैं एक क्लास पर गया मैं कि मैं मैथ्स लूंगा करके, पढ़ा वहां से आया, मतलब तुरंत चेंज कर दिया सब्जेक्ट। मैं बोला बायो अच्छी लूंगा, कभी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा करके। हाँ, लेकिन मेरे को ये था कि मैं बायो लाइन में जाऊंगा, मतलब प्री प्लान में नहीं था कि भाई मैं डॉक्टर ही बनूंगा एकदम ऐसे करके, जो होगा देखा जाएगा। मेरा आज तक मैं जो हूँ यहाँ तक, वो जो होगा देखा जाएगा। कल मैं क्या रहूंगा मेरे को नहीं पता है, आज का काम करो। तो मैं 10वीं के बाद सिर्फ पास होने का काम किया, मेरे को परसेंट से मतलब नहीं, पास होना है भैया।
पास होने का आदमी देखता है। गया वो जमाना कि भैया अब तो छोटे छोटे दूसरी तीसरी में बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग तो 99% लेके आते परसेंट चाहिए। हैं। 10वीं 12वीं ऐसे में इतना परसेंट लेके आते हैं, वो परसेंट का कोई मतलब नहीं है। कोई अब तो हर मतलब चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया है, बच्चे को हम परसेंटेज में देख रहे हैं, लेकिन उसका मेंटली ग्रोथ जो है, आउटर मार्केट वाला जो ग्रोथ है वो नहीं है। जीरो है। और हम गांव में पढ़े बढ़े ना, तो खेत खार इधर उधर घूम घाम के ना अपना दिमाग अलग हो गया, तो मेंटली डेवलपमेंट हमारा वैसा हुआ है। अच्छा, तो मतलब पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था कि डॉक्टर ही करना है? नहीं, पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद 12th के बाद क्या किया? 12th के बाद मैं पीएमटी किया। 12th के बाद मैं एक महीना क्रैश कोर्स किया था यहीं रायपुर में। हाँ। क्रैश कोर्स किया, तो उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय तो सीट भी नहीं थी। हाँ। और फिर उसके बाद फिर मैं 1 साल भिलाई में पीएमटी का कोचिंग किया। उसमें पीएमटी होता था, नीट नहीं होता था। तो पीएमटी कोचिंग किया, उसके बाद फिर अच्छा से प्रोसेस करते करते पढ़ाई लिखाई हो गया। पीएमटी का आपने क्रैश किया हाँ। एग्जाम, है ना? नीट अभी के जो जनरेशन हो गया, उस पे नीट का कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। हर बच्चे बहुत जी जान लगा के पढ़ रहे हैं कि हमको नीट क्लियर करना है, चाहे वो बच्चे सक्षम हो पढ़ने के लिए या ना हो। लेकिन वो देखा जाए तो एक चलन बन गया है कि बायो लिए है बच्चा तो नीट करना है, और उस पे बच्चा निकाल भी नहीं पाता है एग्जाम। तो प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा है। देखो, जिसको इंटरेस्ट है वही डॉक्टरी लाइन में है, जिसको नहीं इंटरेस्ट हो डॉक्टरी लाइन में, मत आए कि मैं पैसा कमाऊंगा तो ये कमाऊँ, ये लाइन पैसा कमाने का नहीं है पहली बात तो। क्योंकि किसी मरीज के इमरजेंसी के साथ आप इमरजेंसी में उसको देख रहे हैं, उसके बाद आपको पैसा लेना है उस मरीज से, तो आप एकदम ही वो हो गए ना, बिजनेस माइंडेड हो गए कि मैं कमा लूंगा करके तभी आओ। मेरे जैसा इमोशनल आदमी, मैं अगर मेरे को पता रहता कि भैया ऐसा है तो मेरे को पहले तो मैं नहीं बनता था। क्योंकि रोज रोना गाना देखना, रोज कोई हंस रहा है कोई रो रहा है हमारे डिपार्टमेंट में, है ना? डिलीवरी हो रहा है तो तुरंत हंसी मजाक चल रहा है, वहीं पे डेथ हो रहा है तो वहीं पे रोया जा रहा है। तो आप रोना और हंसना एक ही डिपार्टमेंट में देख सकते हो, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल आदमी हूँ, तो मैं नहीं प्रीफर करूंगा। और अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारियां जो कर रहे हैं, तो एकदम जी जान लगा के कर रहे हैं, हो रहा है तो ठीक, नहीं तो दूसरा लाइन चेंज करो। इसी लाइन में आओगे ऐसा नहीं कि डॉक्टरी लाइन अब बहुत सेचुरेटेड हो गया है, मेडिकल लाइन। आप दूसरे लाइन में करियर बनाओ। आज देखो यूट्यूब का जो जमाना आ गया है, चाहे आपका पत्रकारिता का जमाना आ गया है, डिजाइनिंग का जमाना आ गया है। आप इंटीरियर डिजाइनिंग करवाने जाओ, कितने रुपए का एक रूम का इंटीरियर डिजाइनिंग होता है, और आप एक मरीज में कितना रुपए पैसा लोगे? 300 400 500, है ना? उसके बाद फिर उसके इमरजेंसी के साथ आप देख रहे हो, नहीं ठीक हुआ तो भी दिक्कत। बहुत सारा चीज है। तो नीट के बच्चों के लिए यही है कि आप पढ़ सकते हो, पढ़ो, एक आध दो चांस देना है दो, उसके बाद छोड़ दो। पर यहाँ ऐसे बच्चे भी देखने को मिलता है कि अगर नीट क्लियर हम नहीं कर पाए तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं, या बहुत गंदे कंडीशन पे बच्चे चले जाते हैं। कल ही पेपर में मैं पढ़ा, एक डॉक्टर माता पिता थे, उसने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए नीट के लिए उसको प्रेरित की। नीट निकाल लिया बच्चा, 720 में 710 नंबर आया था उसका, और एमबीबीएस को फर्स्ट ईयर में वो सुसाइड कर लिया। कारण क्या है? मेंटल प्रेशर। आपका लगाव ही नहीं है, आप उस चीज में, आपको प्रेशर देके पढ़ाया जा रहा है, आपको मजा ही नहीं आ रहा है उस चीज में, 3 इडियट्स टाइप का। तो आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको आपके माँ बाप लोग पढ़ा रहे हैं, आपके माँ बाप का भी पैसा खराब हो रहा है, समय भी खराब हो रहा है, और आप सुसाइड कर दिए, माँ बाप का भी आप साथ छोड़ दिए। उससे अच्छा उसी समय क्लियर बोल दो। जैसे मैं बोला ना, मेरे को मैथ्स लेने के लिए बोले थे, मैं माना उस बात को, मैं एक क्लास गया, मैं भैया हम भी मैथ्स लेंगे, नहीं समझ आया, मैं तुरंत आया, मैं तुरंत बायो सब्जेक्ट चेंज किया। नहीं आ रहा डिसीजन चेंज कर दो। हो सकता था आज मैं मैथ्स लिया रहता तो मैं कहीं पे ऐसी कुछ काम करते रहता, इस लेवल में नहीं आ पाता मैं। मेरे को नहीं पसंद था, नहीं पसंद था, उस समय डिसीजन में चेंज कर दिया, मेरा नहीं माना मैं घर वालों। आपका क्या मैसेज रहेगा आने वाले डॉक्टर की पीढ़ी के लिए कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए? देखिए, अब सुविधा पहले जैसे तो सुविधा नहीं है, जैसे पहले सुविधा नहीं थी, अब तो बहुत सुविधा हो गई है। तो अभी के डॉक्टर्स के लिए यही संदेश रहेगा, जितना ज्यादा हो सके आप मरीज को अपने परिवार जैसा ट्रीट करो। पहले बोला जाता था कि नहीं, आप अपने परिवार का समझोगे तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे,
लेकिन अब उल्टा हो गया है, आपको मरीज से लगाव करना पड़ेगा तब आप उसका उपचार कर पाओगे। तो अभी के डॉक्टर के लिए ये संदेश रहेगा कि जितने भी मरीज आएंगे आपके पास उससे लगाव से अच्छे से बात करें, कम पेशेंट देखें लेकिन मरीज को समय देके भेजें, क्योंकि क्या पता आपके देखने के बाद वो 2 दिन बाद चल बसे कि मेरे से डॉक्टर ने बात नहीं किया या फिर मेरे को अच्छा जांच नहीं हुआ। कैंसर के मरीज जो आ रहे हैं उसको आप मतलब प्रॉपर काउंसलिंग करें, डिलीवरी वाले आ रहे हैं उसको प्रॉपर काउंसलिंग करें, खाना कैसे खाना है ताकि उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हो, जिंदगी भर विकलांग मत हो, है ना। तो ये सब चीज को देखते हुए सभी डॉक्टर्स को काम करना चाहिए, यही मेरा संदेश है। सरकारी अस्पताल में एक्सरे हो चाहे सोनोग्राफी हो, तो इस तरह की जो जांच होती है उसके लिए काफी टाइम दिया जाता है, करीबन हाँ। 1-1 महीने का डेट दिया जाता है, तब जाके वो जांच हो पाती है। तो इसका क्या कारण है? कारण यही है वर्क लोड जो है और उसके साथ साथ मशीनरी आइटम जो है। तो सरकारी हॉस्पिटल में उतना मशीनरी आइटम अब आज की डेट में नहीं है। जैसे जैसे देखेंगे आज जनसंख्या भी बढ़ रही है, बीमारियां भी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से अगर एक मेडिकल कॉलेज में 4 एमआरआई होना चाहिए तो वो 4 एमआरआई नहीं है। अगर 4 एमआरआई उस मेडिकल कॉलेज में रहेगा तो हर दूसरे दिन एमआरआई होगा। अब है बात उसके मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस अगर नहीं हो पा रही है तो उसके कारण से डिले हो रहा है। तो मेन तो मशीनरी आइटम की कमी के कारण से जो होता है डिले होता है। जी, वही मतलब कि उनकी जो संसाधन की पूर्ति हाँ, नहीं हो पूर्ति पाती नहीं इस हो पाती। कारण। लेकिन यहाँ पे जो आम जनता है वो आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या सरकारी नौकरी वाले हैं तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह की आरोप लगाया करते वो हैं। तो आरोप हर जगह लगता है, लेकिन एक्चुअल में जो बात है उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि मशीनरी आइटम्स की कमी है ना, उसके कारण से होता है। अगर मेरे पास अगर एक्सरे मशीन खाली पड़ा हुआ है तो मैं करूंगा ही मरीज का। वर्कलोड जो है वो ज्यादा बढ़ गया है और मशीन सिर्फ 1 ही 2 है, तो उसके कारण से ये प्रॉब्लम आता है। जी जी। वहीं आयुष्मान कार्ड की अगर बात करते हैं तो आयुष्मान कार्ड पे ऐसे बहुत सारे अस्पतालों पे ये होता है कि सरकार तो 5 लाख रुपए उससे फ्री करते हैं, फिर भी ये होता है कि नहीं, अगर ये इलाज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। इस तरह की बातें भी होती हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे एक मरीज जाएगा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, अब वो लंगड़ाते हुए जा रहा है, एमआरआई जांच करने के बाद उसको पता चल रहा है कि इसका नी में प्रॉब्लम है या फिर कुल्हे की हड्डी में प्रॉब्लम है ना। अब ये दोनों पैकेज आयुष्मान में कवर नहीं हो रहा है, जब सरकार उसका पैसा नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात है प्राइवेट हॉस्पिटल उस चीज का पैसा लेगा। अगर ये प्रॉब्लम है तो बहुत सारे जो बीमारियां नहीं कवर होती उसको तो पैसा लेगा ही वो। अब जैसे मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं चलता आयुष्मान के थ्रू, नहीं चलता। तो कोई अपना आंख का प्रॉब्लम लेके जा रहा है, कोई 80 वर्ष का है, कोई 90 वर्ष का है, कोई 60-70 साल का है, तो अब उसके बाद बोलेंगे कि हाँ आपको तो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मरीज को ये लगता है कि भाई सरकार तो 5 लाख तक का इलाज फ्री की है, फ्री की है सरकार 5 लाख तक का, लेकिन वो मोतियाबिंद का तो पैकेज नहीं है, बच्चादानी निकलवाने का तो पैकेज नहीं है। महिलाओं में आजकल देखेंगे आप समस्या ये है कि पोस्ट मेनोपॉजल मतलब एक उम्र के बाद डिलीवरी ये सब चीज होने के बाद, एक उम्र के बाद 45 साल के बाद 50 साल के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है ना। उसके बाद अगर आ रहा है, ब्लीडिंग आ रहा है, तो बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो जिसमें डॉक्टर एडवाइस करता है कि भाई आप बच्चेदानी निकलवा लो, जिससे भविष्य में आपको कैंसर का खतरा है तो कोई खतरा नहीं होगा। वो पैकेज नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला उसे चार्ज कर सकता है, ये पैकेज नहीं है। हाँ, कुछ जगहों में ये है जो नॉन मेडिको जो जैसे कि चलाते हैं हॉस्पिटल्स को, जो डॉक्टर ओनर है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉन मेडिको जो चला रहे हैं डॉक्टर अस्पताल को, वो किसी चीज में पैसा ले रहे हैं, है ना। जैसे पेट की कोई बीमारियां हैं तो उस चीज को अगर पैकेज में कवर हो रहा है उसके बावजूद भी पैसा ले लिया जा रहा है, तो ये तो गलत है। हाँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे जुड़े इसके लिए। धन्यवाद आपका भी। और ऐसे संदेश हमारे आम जनता को देते रहेंगे और साथ में हमारे साथ डॉक्टर विनय वर्मा जुड़ते रहेंगे, तो बने रहिए पॉडकास्ट विद मुस्कान पे।